हेलो फ्रेंड्स। पार्ट वन में हमने बात की थी कि जो एआई इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है इवन इंडिया के लिए भी। अगर इंडिया की बात की जाए तो आने वाले 10 साल में ये जो इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 40 टू 50 बिलियन डॉलर की हो सकती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है वो 4 टू 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी आने वाले मतलब 2032 से 2035 तक। ठीक है। बट इसकी वजह से जो ले ऑफ चल रहे हैं वो भी बहुत एक सोचने वाली बात है कि मतलब एआई की वजह से इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं जो कि वो भी सही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि इसकी वजह से मतलब जॉब जाना तो डिसएडवांटेज है हर किसी के लिए। बट इसकी वजह से जो इंडियन सेक्टर हैं, जो इंडियन स्टॉक्स हैं, जो बेसिकली एआई पे काम करते हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कैसी ग्रोथ रहेगी, उनका जो फंडामेंटल और टेक्निकल है वो उस पर हम बात करेंगे आज। तो बेसिकली मैंने एक लिस्ट निकाली है जो मेनली एआई पे ही काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करते हैं। ये स्टॉक हैं कुछ। आइए इनका फंडामेंटल, पहले फंडामेंटल देखते हैं, फिर टेक्निकल्स पे बात करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है एप्पल, और इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के आसपास है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 210 के पास है, और अगर हम आरओई की बात करें तो 14% के आसपास है। अगर हम नेक्स्ट इसकी सेल्स देखें ऑलमोस्ट, तो इसका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास है, जो कि 2025 का है। अगर 2018 की बात करें तो ऑलमोस्ट 167 सीआर का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है पिछले 7 साल में। ठीक है, 382 सीआर के आसपास हो चुका है। अगर सीएजीआर की बात करें तो 23% से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स में, 47%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है 20% से ग्रो कर रही है। इक्विटी जो है ऑलमोस्ट 14% से ग्रो कर रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 55% प्रोमोटर्स के पास हैं, पब्लिक के पास 13% है, डीआईआई के पास और एफआईआई के पास काफ़ी अच्छा पैटर्न मतलब होल्डिंग है, 16 टू 15% के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक है बॉस। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो मतलब ये एआई इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी का है। 1,06,300 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 36,000 का है। अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो 46,885 का है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इसका 2022 से स्टार्ट हुआ था। 2022 में 3311 के आसपास थी, क्वार्टरली है ये, इसको छोड़ते हैं। दिसंबर 2023 में इसका 8,700 करोड़ का था, अभी 18,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। 2024 में 16,700 करोड़ का था। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 885 करोड़ का था 2023 में। 2025 आते आते ये 2,000 करोड़ का हो चुका है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास अभी भी 70 मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब 2022 से लेके अब तक प्रोमोटर्स ने इसको होल्ड करके रखा है, मतलब अभी भी 70.5% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 2022 से 2025 तक ऑलमोस्ट 3% के आसपास, 2.5 से 3% अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग 16% थी पहले, मतलब 2022 में, अभी भी 16% के आसपास है। पब्लिक ने थोड़ा सा यहाँ पे सेल किया है, पहले 9 के आसपास था, अभी 7.36% के आसपास है। थर्ड आता है अपना स्टैंड। अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, 14,300 करोड़ के आसपास है। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 1296 के आसपास है। बुक वैल्यू 478 के आसपास है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो सेल्स है 2014 में 2200 करोड़ का हुआ करता था, अभी 2025 में 7,360 करोड़ का हो चुका है, ऑलमोस्ट 3x हो चुका है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 266 करोड़ का था, अभी 648 करोड़ का है। अगर 2024 की बात करें तो 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ठीक है। अगर हम कंपाउंड सीएजीआर की बात करें तो जो सीएजीआर है वो ऑलमोस्ट 19% से ग्रो कर रहा है। अगर लास्ट 10 ईयर की बात करें तो 9% के हिसाब से। आरओई की बात करें तो 13% से ग्रो कर रहा है। और अगर हम होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो एज इट इज़ है, मतलब कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग की है, 32.68% हुआ करता था 2022 में, अभी 2025 आते आते ऑलमोस्ट 24% के आसपास रह चुका है। अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। पहले ऑलमोस्ट 24% के आसपास हुआ करता था, अभी 34% हो चुका है। पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग की है, 20% 2022 में हुआ था, उसके बाद से अभी 18% के आसपास हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड। इसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 9,864 करोड़ के आसपास है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 103 के आसपास है। आरओई देखें तो 12.6% के आसपास है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2019 में 590 करोड़ का सेल था, और अभी 2025 आते आते 2061 का है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5-4% के ही आसपास है, कुछ खास नहीं है।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 14 करोड़ का था, 2024 में 248 करोड़ का हुआ, फिर 2025 आते आते 185 करोड़ पे ख़त्म हो गया। अगर लास्ट लेट्स सी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 53% की होल्डिंग थी, अभी आते आते 44% की रह गई है 2025 में। एफआईआई के पास 4% थी, कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, बट डीआईआई ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, मतलब पहले 1.42% की थी, अभी 10%, 10.5% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें बनी हुई है, और जून 2024 के आसपास 45% का था, बट अभी 2025 आते आते 6-7% की ऑलमोस्ट सेल कर चुके हैं, मतलब एग्जिट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओरेकल फाइनेंस। इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 78,347 CR का है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 963 के आसपास है। ROE बहुत ही अच्छा है, मतलब 29.3 के आसपास है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो 2014 में ये 3,740 करोड़ के आसपास था, अभी 2025 आते आते ऑलमोस्ट डबल भी नहीं हो पाया है, 6,847 करोड़ के आसपास है। इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो पहले 1360 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अभी 2380 करोड़ पे इन्होंने क्लोज़ किया है 2025 में। 2024 की बात की जाए तो 2220 करोड़ के आसपास सेल्स थी इनकी, मतलब नेट प्रॉफिट थी। अगर हम CAGR की बात करें तो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में इनका जो रिटर्न है वो 9% के आसपास है। ROE की बात करें तो 27% इन 5 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर में 28% के आसपास रिटर्न है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोमोटर्स ने जो होल्डिंग्स है वो बना के रखी है, ऑलमोस्ट 73% 2022 में थी, 2025 में 72.59% है। FII की जो होल्डिंग थी 7.45, उसको उन्होंने बढ़ाया है 1% से। DII की जो होल्डिंग थी 9.43, वो थोड़ी सी कम हो गई है। पब्लिक की भी थोड़ी सी कम हो गई है, बट ज़्यादा नहीं, कुछ खास 0.4% का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा सैटसॉफ्ट, जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 3010 करोड़ का है। बुक वैल्यू भी 46.7 की है। ROE की बात करें तो 19.4 के आसपास है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो सेल्स है 2014 में वो 224 करोड़ का था, 2025 आते आते 883 करोड़ का है, 2024 में 760 करोड़ के आसपास था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का हुआ करता था 2014 में, 2025 में 109 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम के आसपास हुआ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कुछ खास फ़र्क नहीं है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी 68% से वो 66.68% की है अभी। और अगर हम नेक्स्ट बात करें DII की, तो DII की होल्डिंग कुछ खास है नहीं। FII की होल्डिंग भी 2.79% की है। पब्लिक की इसमें ज़्यादा होल्डिंग है, 26.37% के आसपास, अदर्स में 4.1%। नेक्स्ट आता है हमारा रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। इसका जो मार्केट कैप है वो 5,025 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू 143, ROE इसका बहुत कम है, 13.3% के आसपास है। नेक्स्ट आता है अपना PNL। सेल्स की बात करें तो 2019 में 262 करोड़ के आसपास सेल्स था, और 2025 की बात करें तो 1077 करोड़ का सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़, और अभी 2025 में ये 209 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर 145 CR का प्रॉफिट था। अगर हम प्राइस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2022 में ऑलमोस्ट 56% के आसपास होल्डिंग थी, अभी 2025 आते आते 48% की रह गई है। FII की बात करें तो FII 8.59 से 7.6% का है। DII ने ऑलमोस्ट 8.14 से 23% की होल्डिंग की है, मतलब DII ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने 6% सेल किया है। नेक्स्ट आता है अपना परसिस्टेंट। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 91,355 करोड़ का है, और अभी ये जो शेयर है वो 5,840 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 409 की है। ROE इसका काफ़ी अच्छा है, 24% के आसपास है। एंड नेक्स्ट अगर हम PNL स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स इसका जो है 1670 करोड़ के आसपास था 2014 में, 2025 आते आते ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 2024 में 9,822 करोड़ का था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था 2014 में, 2015 में 2025 आते आते ये 1400 करोड़ का हो चुका है। 2024 में 1093 करोड़ का था, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके प्राइस मतलब पैटर्न्स की बात करें, होल्डिंग पैटर्न की, तो 31% के आसपास था, अभी 30.6% के आसपास है। FII की बात करें तो FII ने इसमें अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया ही है, सेल नहीं किया है। और DII की बात करें तो DII ने भी बढ़ाया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास सेलिंग की है, और अदर्स ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, मतलब 2.83% का था, 2% सेल किया है। तो ये फंडामेंटल था जो कि AIA स्टॉक थे। अभी हम देखते हैं कि टेक्निकल्स पे।
अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो पहला स्टॉक हमारा आता है एफएल। इसका जो अभी ब्रेकआउट जोन है वो 1086 के आसपास था, जो कि अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट होगा वो 2200 होगा और उसके बाद से 2400। इसमें जो पैटर्न बना है काफ़ी अच्छा है राउंड शेप में। अगर फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉस्ट। अगर हम बॉस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम बना हुआ था, अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और काफ़ी अच्छा मूव मिला है, मतलब पिछले 3-4 दिनों में। अभी इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 36,500 का, 550 के आसपास, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 39,000 और उसके बाद से 40,000 का होगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना सेंट लिमिटेड। सेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना हुआ था, ठीक है, और डबल बॉटम बनने के बाद से ये जो नियरेस्ट इसका 1350 का लेवल था, यहाँ से साइडवेज हो गया है। अभी देखना ये पड़ेगा कि ये 1350 के ऊपर कब ट्रेड करना स्टार्ट करता है। 1350 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इसका पहला टारगेट रहेगा 1500 का, फिर 1500 से 1700 का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में देखें तो अभी लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है और इसका जो अभी नियरेस्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 550 to 500 के आसपास है, और लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि 550 के आसपास भी एक बार देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आता है अपना ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस में भी एक डबल बॉटम बना हुआ था, और डबल बॉटम बनने के बाद से काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा साइडवेज रहा, एक जोन में रहा, फिर जोन से एक ब्रेकआउट आया 9,700 तक गया, फिर वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, फिर वही जो जोन है उसी पे सपोर्ट लिया है 8800 के आसपास, और आने वाले टाइम में इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट का है तो 9738 के आसपास होगा, और दूसरा होगा 10,500 का। नेक्स्ट आता है अपना परसिस्टेंट। परसिस्टेंट की बात करें तो इसका जो भी मतलब एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, और एक तरीके से आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप दिखता है, बट अगर हम देखें तो अभी 6000 के ऊपर आ चुका था, 6200 के आसपास गया था, बट अभी वहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन किया, फॉल देखने को मिला है, और 5840 के आसपास आज क्लोज हुआ था। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो 5500 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट की बात करें तो 6400 और फिर 6800 का। नेक्स्ट आता है अपना रेडगन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक मतलब बॉटम बना है, और मार्च से लेके मतलब मिड मार्च से लेके ये जून तक इस जोन में है। इस जोन पे 480 पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर 520, और फिर नेक्स्ट अपना रहेगा टारगेट 600 का। नेक्स्ट आता है अपना सैक्सॉफ्ट। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले भी राउंड पैटर्न बना था, बट उसके बाद से फॉल आया सितंबर के बाद से जब मार्केट गिर रही थी, और फिर यहाँ से 140 तक आ चुका था। 140 के बाद से ये हाल फिलहाल में 240 के आसपास गया था, फिर वहाँ से 226 के आसपास आ चुका है। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो 200 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा मतलब 245 के आसपास, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है फिर 280 300 तक ईजिली चला जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी एक बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम कह सकते हैं इसको, और डबल बॉटम जैसे ही बना उसके बाद से ऑलमोस्ट एक जोन में है, और यहाँ पे जैसे ही 880 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो अपना फर्स्ट टारगेट 960 के आसपास रहेगा, और 960 जैसे ही ब्रेक होता है फिर हम 1050 और 1100 के लेवल के लिए जा सकते हैं। तो अपना सेकेंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हम थर्ड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, बट अभी सेकेंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपको कैसा लगा ये पूरी डेप्थ एनालिसिस आप कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ अगर और होता है जैसे कोई स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि उस पर भी मैं कुछ रिसर्च करके बता दूँगा।